आप भी मॉस्को गए थे, आप भी मॉस्को मैं मॉस्को में गया आप पुतिन जी से मिले थे वहाँ? नहीं, पुतिन जी से हमारी भेंट नहीं हो पाई थी। लावरोव जी से मिले? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से भेंट। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। माहौल क्या था वहाँ पे फिर जब आप गए? बहुत अच्छा भारत। आप भी तो कितनी विदेश यात्रा करते हैं, इतने सार्वजनिक जीवन में आपने कितना कुछ देखा है, तो क्या लग रहा है आपको, फर्क क्या लग रहा है? जो हमें अभी कहा जा रहा है कि अगले 10 साल में हम टॉप 3 इकोनॉमी, 5 साल में टॉप 3 इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल लीडर। हम नहीं कह रहे, ये तो हमारी बहुत सारी जो फाइनेंशियल फर्म्स हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल फर्म्स हैं, वो दावा कर रही हैं कि इसमें वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी किसी की है तो भारत की है। और इस पॉसिबिलिटी को बिल्कुल रूल आउट नहीं किया जा सकता कि 2027 आते आते भारत दुनिया की टॉप इकोनॉमी की साइज को लेकर दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में खड़ा हो जाएगा। आपको याद है जब आप पेरिस गए थे शायद, और आपने रफाल को आपका हैंडओवर हुआ था, टीका स्वस्तिक लगाया था, स्वस्तिक बनाया था, स्वस्तिक ओम लिखा था, ओम लिखा था। वहाँ पे इधर की जो लॉबी है, नींबू भी रखा था। बहुत अच्छा किया था, बहुत अच्छा किया था। तो इधर की जो हमारी परंपरा नहीं, आपकी परंपरा तो हमारी परंपरा है, वही तो सनातनी परंपरा है, मगर यहाँ की लॉबी शुरू हो गई थी। ये देखिए कम्युनल पॉलिटिक्स। नहीं दीजिए, इसको कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं करते। यदि अपने कोई ईश्वर को याद करने के लिए कोई नमाज पढ़ता है तो उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं। कोई मंदिर में बैठकर पूजा करता है उसका भी स्वागत है, जो नमाज पढ़ता है उसका भी स्वागत है, जो सिजदा करता है उसका भी स्वागत है, कोई चर्च में जाता है उसका भी स्वागत है। सभी अपने अपने धर्म का पालन करें, इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सबका ईश्वर तो एक है। मगर मेरा सवाल कुछ और था। मेरा सवाल था उस लॉबी को लेकर। आपको आपके राजनीतिक करियर को मैं बहुत सालों से, मतलब मुझे मौका मिला है उसको देखने में, आपको फॉलो करने में, मगर मैं आपको लुटियन का नेता नहीं मानता, क्योंकि आपकी सोच वो लुटियन वाली सोच नहीं है। मगर लुटियन की जो एक लॉबी होती है राजनाथ जी, वो तो हर चीज़ को एक दायरे में देखती है ना, है ना। तो अभी भारत जिस दिशा पे जा रही है, हर चीज़ पे शंका, डाउट, ईवीएम हो, कुछ भी हो, और अग्निपथ को लेकर मेरा सवाल, अगला सवाल ये है, यही लुटियन की लॉबी अग्निपथ स्कीम पर जो मन में आए बोल रहे, लोगों के बीच में जाकर कह रही है कि आप अग्निपथ मत बनिए, आप वर्दी मत पहनिए, आप देश की सेवा मत करिए, आपकी लाश वापस आ जाएगी मगर सरकार आपको नहीं मानेगी। आपने देखा होगा, दुख तो होता होगा आपको, क्योंकि कितनी कोशिश आपने की है। क्या इसका प्रभाव हुआ है हमारे युवकों पर? बिल्कुल नहीं। इसका प्रभाव क्या हुआ है? और इस पर थोड़ा सा आप खुलकर बोले, क्योंकि मैं खुल के बोलना चाहता हूं। इस पर आप जरा डिटेल में बोले कि अग्निपथ स्कीम को लेके सच्चाई क्या है। अग्निपथ के अंतर्गत जब जवानों का सिलेक्शन होना था, बड़ी संख्या में, लाखों लाख की संख्या में नौजवान इसमें भर्ती हुए थे। और मैं समझता हूँ अग्निपथ की हमारी जो योजना है उसको लेकर जो एक गलतफहमी लोगों के अंदर पैदा करने की कुछ लोगों के द्वारा कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं उनसे विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि सुरक्षा से जुड़े हुए सवालों पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर की राजनीति, बिल्कुल मैं समझता हूं देश का हर व्यक्ति इस बात को स्वीकार करेगा कि हमारे फोर्स में सीमा की सुरक्षा करने वाले जो लोग, हमारे देश की सुरक्षा करने वाली जो हमारी आर्मी है, उसके अंदर यूथफुलनेस होनी चाहिए। 100% नौजवान लोग होने चाहिए। 100%। अब 18 साल का नौजवान जो काम कर लेगा, वो 50 और 55 और 60 साल का व्यक्ति हमको कोई कह देगा तो हम वो नहीं कर पाएंगे। आप कर पाएंगे? अब काफी नहीं, कोई नहीं कर पाएगा। मगर तो ये एक तो हमारी फोर्स में यूथफुलनेस आनी चाहिए जी, नए रक्त का प्रवाह बराबर जो है ये बने रहना चाहिए। उस दृष्टि से यह एक नई योजना अग्निवीर की यह लाई गई है। यह वेल कंसीडर्ड है हमारी यह योजना जो लाई गई है। और दूसरी चीज, 18 वर्ष की आयु में उनका सिलेक्शन होता है, 4 वर्ष तक वो रहेंगे जी। 25% लोग तो परमानेंट हो जाएंगे, तो तय है, मैंने आज तक की जो व्यवस्था है। 22 के बाद जब वो निकलेंगे तो उनके पास 4 वर्ष की सेवा का एक अनुभव भी होगा। उनके हाथ में 15 लाख 16 लाख रुपए भी होंगे। और साथ ही साथ इंटरमीडिएट की हाई स्कूल पास करके वो आते हैं 18 साल की उम्र में,
उनके पास इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेट भी होगी, कहीं भी कोई सेवा करना चाहें उनके लिए रिजर्वेशन की हम लोगों ने व्यवस्था कर रखी है। जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेज में उनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था कर दी है, और अन्य प्राइवेट इंडस्ट्रीज ने स्वयं इनिशिएटिव लिया है अपनी तरफ से कि अग्निवीरों को हम अपने यहाँ जॉब में प्रायोरिटी देंगे। और भी हम लोगों की कोशिश है कि अन्य सारे विभागों में, जैसे हमारी ये पब्लिक सेक्टर जो इंटरप्राइजेज हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट, उनको प्रायोरिटी मिलेगी इसमें। हाँ है, कर दिया है, रिजर्वेशन का प्रोविजन कर दिया है। और ये कहीं कोई छूटा होगा तो उसमें भी करेंगे। अगर ये जो विपक्ष है वो कह रही है कि जैसे किसी युवक को आपने 22 साल में आपने उनको मतलब वो सर्विस छोड़ के निकल गए और उसके बाद 4 साल जिसने हाथ में बंदूक रखी है उसको बहुत डेंजरस होता है, उनको बिल्कुल डेंजरस नहीं होता। मैं समझता हूँ उसके देशभक्त के ऊपर सवालिया निशान लगा रहे हैं कांग्रेस के लोग, ऐसा कह रहे हैं। उसकी इंटीग्रिटी पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, उसकी सत्यनिष्ठा पर, उस नौजवान की सत्यनिष्ठा पर ये लोग प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। और मैं अपोजिशन के दोस्तों से कहना चाहता हूं, इस प्रकार की नकारात्मक राजनीति से बाज आइए। इसका प्रभाव हुआ है, जितने नंबर आते हैं, जितने नंबर लोग आते हैं भर्ती के लिए का कम हुए हैं। अरे क्या बहुत बहुत इतनी, कोई आंकड़े बताएं आप हमें। नहीं, मैंने आप समझिए कि लाखों की संख्या में लोग आए, लाखों की संख्या में आए लोग, कोई कमी नहीं है। और मैं तो बराबर बात करता रहता हूँ, मैंने जो हमारे आर्मी में अग्निवीर हैं, एयरफोर्स में भी हैं और नेवी में भी हैं, लड़के लड़कियां सब सारे वो बेहद खुश हैं और अपने भविष्य को लेकर वह पूरी तरह से आश्वस्त हैं। देखिए, अनावश्यक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को भी एक राजनीतिक लाभ और हानि के नजरिए से यह विपक्ष देख रहा है। मैं विनम्रता से पूर्वक यह सुझाव उनको देना चाहिए, राजनीति करिए तो राजनाथ जी केवल सरकार बनाने के लिए मत करिए, देश बनाने के लिए राजनीति करिए। राजनाथ जी, आप दिल्ली, बहुत सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर राजनीति करिए। राजनाथ जी, ये आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी काम किया है, आप मंत्रिमंडल में रहे हैं, आप नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में भी रक्षा मंत्री हैं, तो ये नेचुरल प्रोग्रेशन है। मतलब जो सवाल है कि बीजेपी, उस समय की बीजेपी अलग थी, अब की बीजेपी अलग है। वो अकोमोडेटिव बीजेपी थी, ये अकोमोडेटिव बीजेपी नहीं है। ये नैरेटिव है ना कि उस समय बीजेपी सबको लेके चलती थी, अभी बीजेपी बिल्कुल अपना सोचती है, एक यूनिलैटरल है। तो आप जैसे अनुभवी नेता बहुत कम है जो दोनों नेताओं के साथ काम कर चुके हैं, आप कैसे कंपेयर करते हैं? देखिए, बीजेपी में कभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पर कई लोग होंगे ना, मैं क्यों ये सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि आज बहुत युवा हैं जिनको अनुभव ही नहीं है, उस समय जीवन का अनुभव नहीं है कि उस समय की बीजेपी क्या थी, अब की क्या है। तो आप कैसे कंपेयर करते हैं? जो उस समय की बीजेपी थी वही इस समय की बीजेपी है। जो पॉलिटिकल थॉट, जो आइडियोलॉजी लेकर हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के रूप में अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की थी, हम उस आइडियोलॉजी से, उस पॉलिटिकल थॉट से रंच मात्र डेविएट अपने को नहीं किया है हम लोगों ने। इसलिए अंतर का प्रश्न ही नहीं होता। यदि कोई आइडियोलॉजिकल चेंजेज हो, हमारे कोई पॉलिटिकल थॉट में कोई परिवर्तन आया हो, तब तो हम ये मानेंगे। हाँ, ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी उस समय से के कंपैरिजन में देखा जाए तो आज बहुत बड़ी पार्टी बन चुकी है, बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ जुड़े हैं। अब बहुत बड़ी पार्टी की बात मैं कह रहा हूं, तो मैं यदि ये कहूं कि विश्व की इस समय सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी यदि कोई है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। और अगर ये नंबर आए, आप फिर से आश्वस्त हैं कि 400 पार हो सकता है, 350, 400 पार नहीं, मैं ऐसे नहीं बोलता। आपको क्या लग रहा है नंबर? क्योंकि मुझे तो इस बार मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ फर्म कन्विक्शन के साथ बोल रहा हूँ। और प्रधानमंत्री भी हर बार नंबर्स की बात नहीं करते, मगर इस बार उन्होंने खुद ये स्लोगन दी है, अब की बार 400 पार। और देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री जो बोलते हैं वो हो जाता है। यह है। तो ये क्या संविधान बदलेंगे? ये और एक बात चलिए कि संविधान बदली जाएगी इस बार बीजेपी इतनी पावरफुल हो जाएगी, इतने नंबर आ जाएंगे, तो फिर ये तो पहले धर्मनिरपेक्ष शब्द को
बाहर कर देंगे। अरे क्या बात है, ये सब क्यों इन लोग ऐसी बातें आप मैं नहीं कह रहा, मैं तो मेरा काम है सवाल पूछना। क्या आपको लगता है उस तरह की जो नींव है कहीं कोई प्रधानमंत्री ने तो कह दिया, मगर आपसे भी पूछ रहा कहीं कोई चेंज नहीं होने जा रहा है। बराबर जो है संविधान में परिवर्तन लाने की कोशिश तो प्रारंभ से इन लोगों ने की है कई बार। अब एग्जैक्टली हमको फिगर याद नहीं है, कई बार इन लोगों ने परिवर्तन किया है। कहाँ की बात करते हैं, ये देश की जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। राजनीति करनी हो तो देश की जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति मत करो, देश की जनता की आंखों में आंख डाल के राजनीति करो। 400 की जरूरत क्या है? अब हर चीज पर सवालिया निशान उठाया जाता है कि 400 की जरूरत क्या है, 300 से सरकार बन जाती है। 300 क्या बनने को तो 273 से बन जाएगी, 273 से बन जाएगी। जी, तो कोई जरूरत तो नहीं है अब, लेकिन आ रही है तो हम क्या करें। आप कैंपेनिंग करने जाते हैं तो आखिरी सवाल है, आप लोगों से मिलते हैं कि सिर्फ राजनाथ सिंह जी मंच पर जाते हैं, बड़े नेताओं से मिलते हैं? तो कुछ अपनी जो एक्सपीरियंस के बारे में बोले, आप लोगों से मिलते हैं, मैं कैसा इंसान हूँ तो माहौल आप रीड करते होंगे। मैं कैसा इंसान हूँ कि हमारे घर पर भी जब मैं छुट्टी के दिनों में रहता हूँ 25-50-100 लोग बराबर कार्यकर्ता आपको दिखाई देंगे। बाहर भी जाता हूँ तो स्वाभाविक है कि कार्यकर्ता आते हैं, रिसीव करने आते हैं, वहाँ जाता हूँ, वहाँ मिलते हैं, और कार्यक्रम के बाद भी थोड़ी बहुत गपशप होती है लोगों के साथ। मैं खड़े हो जाता हूँ। क्या पता चलता है, मतलब लोग आपसे खुलकर बात करते हैं? उत्साह है लोगों के अंदर। या बहुत बड़े नेता के साथ वही बोली जाती है जो वो सुनना चाहते हैं? मतलब आपसे खुलकर लोग बोलते हैं? मैं भी एक कार्यकर्ता ही हूँ, कोई नेता हो तो अपने को नहीं मानता, मैं भी करता नहीं, मगर खुलकर कुछ बोलते हैं आप? खुल के बोलते हैं, बिल्कुल। तो मूड के बारे में बताइए, कुछ आपने मीट किया होगा, किसी से मिले होंगे आप जिससे आपको माहौल का पता चलता है? हमारे कार्यकर्ताओं कोई रैली के समय में आप खंडवा जाने वाले हैं परसों, उसके बाद बताओ आपको क्या लग रहा है? हौसला बुलंद है हमारे कार्यकर्ताओं का। बुलंद है? बुलंद है, सब काम में लगे हुए। कहीं पर कोई कमजोरी दिखाई नहीं देती, कहीं कोई आशंका नहीं दिखाई देती। राजनाथ जी, अब आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप रिलैक्स्ड मूड में हैं, और मैं भी हमेशा, मैं इलेक्शन में जब किसी नेता का इंटरव्यू करता हूं तो बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाता है। मुझे लग रहा है कि आप बहुत रिलैक्स्ड हैं। जितने बीजेपी नेताओं से मैं मिला हूं, मुझे लगता है वो आश्वस्त है कि चुनाव अच्छा जा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कई विषयों पर बात की और इस पर बहुत प्रतिक्रिया भी होगी, तो फिर से आपको मिलने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक नेटवर्क से बात करने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।